नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे, अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। आप सभी मेरे साथ राजस्थान के इस भौगोलिक यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार होंगे। हम प्रारंभ कर चुके थे राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण, जिसमें हमने पश्चिमी भूस्तरीय प्रदेश को देख लिया था। उसके बाद हमारा टॉपिक चल रहा था अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो हम आज की यात्रा को प्रारंभ करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश के साथ। अरावली पर्वतीय प्रदेश के साथ हमारी इस यात्रा का शुभारंभ करते हैं। वैसे तो हमने इस यात्रा का शुभारंभ कर दिया था, इसमें हमने अरावली के बारे में कुछ पढ़ लिया था, कुछ क्या बहुत कुछ पढ़ लिया था। हमने देखा था अरावली का उप विभाजन किस प्रकार से किया जा सकता है। ये जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये जो अरावली है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हमने इसका उप विभाजन किया था, जिसमें हमने देखा उत्तरी अरावली के बारे में, उत्तरी अरावली के बारे में। उसके बाद में हमने देखा मध्य अरावली के बारे में। उसके बाद में हमने देखा दक्षिण अरावली के बारे में, दक्षिणी अरावली। तो इस प्रकार से हमने इस अरावली का उप विभाजन किया था, जिसमें हमने अरावली को 3 भागों में बांटा था। हमने देखा था उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो 3 भागों में हमने इस अरावली को बांटा था, जिसमें हमने देखा उत्तरी अरावली का जो विस्तार है वो है खेतड़ी झुंझुनू से। खेतड़ी कहाँ पे है? तो झुंझुनू में। खेतड़ी झुंझुनू से लेकर के इसका विस्तार जो था सांबर झील तक था। सांबर झील जो राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, भारत का 8% नमक इस सांबर झील से बनाया जाता है। उसके बाद हमने मध्य अरावली का विस्तार देखा था सांबर झील से। सांबर झील से देवगढ़ राजसमंद तक, देवगढ़ राजसमंद तक। एक ऐसा जिला जिसका नाम वहां की प्रमुख झील के नाम पर पड़ा, वो जिला कौन? राजसमंद। राजसमंद का एक स्थान है देवगढ़। तो सांबर झील से लेकर के देवगढ़ तक इसका विस्तार है, तो मध्य अरावली का विस्तार है। उसके बाद हम बात कर रहे थे दक्षिणी अरावली के बारे में, जिसका विस्तार आता है देवगढ़ राजसमंद से। देवगढ़ राजसमंद से आबू रोड। कौन सी रोड है? आबू रोड है। कहाँ पर है आबू रोड? तो सिरोही जिले में है। कहाँ पे है? सिरोही जिले में है। इस प्रकार से हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश का उप विभाजन किया, जिसको हमने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। उत्तरी अरावली जिसका विस्तार खेतड़ी झुंझुनू से सांबर झील तक है। तो खेतड़ी झुंझुनू में कौन सी पहाड़ी है जहाँ से अरावली का विस्तार प्रारंभ होता है? तो ढोंसी की पहाड़ी, ढोंसी की पहाड़ी। इस ढोंसी की पहाड़ी जो खेतड़ी झुंझुनू में है, यहाँ से इसका विस्तार प्रारंभ होता है। किसका? अरावली का। राजस्थान में अरावली का विस्तार खेतड़ी झुंझुनू से लेकर के आबू रोड सिरोही तक है, जिसमें उत्तरी अरावली का विस्तार खेतड़ी से सांबर झील तक है। मध्य अरावली का सांबर झील से देवगढ़ राजसमंद। ये जो देवगढ़ है, यहाँ पे एक नदी बहती है बनास। कौन सी नदी बहती है? बनास नदी। इस बनास नदी के द्वारा राजसमंद के देवगढ़ के आसपास के क्षेत्र में कुछ भौगोलिक संरचना बनाई जाती है, जिसे कहते हैं पीडमांट प्रदेश। पीडमांट प्रदेश, पीडमांट प्रदेश। तो ये पीडमांट प्रदेश तक क्या है? तो आप ये पूछा जा सकता है कि सांबर झील से लेकर के पीडमांट प्रदेश तक कौन सी अरावली का विस्तार है? तो कौन सी अरावली का होगा? तो मध्य अरावली का विस्तार होगा। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? यदि समझ में आ गई तो थम्स अप कर देना। उसके बाद हमने देखा दक्षिणी अरावली का विस्तार। ये जो दक्षिणी अरावली का विस्तार है, देवगढ़ राजसमंद से कहाँ तक है? आबू रोड सिरोही तक है। हमने देखा उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची जो पहाड़ी है, उसका नाम क्या? उसका नाम है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? रघुनाथगढ़ है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो हमने गोराम जी नाम पढ़ा। गोराम जी। हमने क्या पढ़ा? मोराम जी।
इसे हम क्या कह सकते हैं? तो टाटगढ़ भी कह सकते हैं, टाटगढ़। हमने देखा दक्षिणी अरावली की या अरावली की, राजस्थान में अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो इसी दक्षिणी अरावली प्रदेश में है, जिसका नाम क्या है? तो गुरु शिखर है। कौन सा शिखर है ये? गुरु शिखर है। इसको गुरु शिखर ही क्यों कहते हैं? कोई और नाम क्यों नहीं लिया इसका? तो इसका नाम गुरु शिखर क्यों पड़ा? क्योंकि इस गुरु शिखर, ये गुरु शिखर कहाँ पे है? तो माउंट आबू में है। माउंट आबू में ये पहाड़ी है। तो पहाड़ी, माउंट आबू में पहाड़ी है जिसका नाम क्या है? गुरु शिखर। गुरु शिखर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि माउंट आबू में ये जो स्थित जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर स्थित है। किनका मंदिर है? गुरु दत्तात्रेय ऋषि जी का। गुरु दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है। इनके मंदिर के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? गुरु शिखर है। क्योंकि हमारे भारतीय परंपरा में गुरु को सबसे ऊपर माना गया है। तो राजस्थान में सबसे ऊपर कौन है? गुरु दत्तात्रेय ऋषि जी का मंदिर है। पूछा जाए राजस्थान का सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तो कौन सा होगा? गुरु दत्तात्रेय ऋषि जी का मंदिर। कौन सा मंदिर होगा? गुरु दत्तात्रेय ऋषि जी का मंदिर है, जो कहाँ पे है? गुरु शिखर माउंट आबू में है। गुरु शिखर की ऊंचाई तो है 1722 मीटर। कितने मीटर है? 1722 मीटर। और गुरु दत्तात्रेय ऋषि जी का जो मंदिर बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई गुंबद तक है, कितनी मीटर है? 5 मीटर है। तो 5 मीटर इसकी ऊंचाई जोड़ दें तो कितनी हो जाएगी? गुरु शिखर की हमें कई बार आंकड़ा दिया जाता है 1727 मीटर का। तो वो 1727 मीटर का आंकड़ा कहाँ से निकल के आता है? तो गुरु शिखर की पहाड़ी है, जो गुरु शिखर चोटी के ऊपर कौन सा मंदिर स्थित है? गुरु दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर स्थित है। उन दोनों की ऊंचाई को जोड़ दिया जाए तो कितने मीटर ऊंचाई हो जाएगी? 1727 मीटर, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बिंदु है। राजस्थान का सर्वोच्च बिंदु कौन है? तो गुरु शिखर का ये पॉइंट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1727 मीटर है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम आगे। हम बात कर रहे थे दक्षिणी अरावली को, तो हमारा सेशन प्रारंभ होता है दक्षिणी अरावली से। आज की इस यात्रा को हम देखने वाले हैं दक्षिणी अरावली से। दक्षिणी अरावली में हमने कुछ पहाड़ियां देखी। हमने देखी उदयपुर की पहाड़ियों के बारे में बात की, जिसमें हमने कई टर्म्स देखे थे जो हमने बात किए। कुछ हमने पठार भी देखे थे, कुछ पहाड़ियां भी देखी थी। तो अब आज हम देखने वाले हैं, हमने जो दक्षिणी अरावली को दो भागों में बांटा था। दक्षिणी अरावली, इसको हमने कितने भागों में बांटा था? दो भागों में बांटा था। कौन कौन से में? एक तो उदयपुर की पहाड़ियां, उदयपुर की पहाड़ियां। राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में है। उदयपुर जिले में अरावली का कौन कैसा विस्तार है? सर्वाधिक। और पूछा जाए सबसे कम विस्तार कौन से जिले में है? तो अजमेर जिले में। उदयपुर की पहाड़ियां हमने देखी, जिसमें हमने कुछ पठार देखे। पठार में कौन कौन से पठार देखे? तो भोराट का पठार देखा, लसाड़िया का पठार देखा, हमने भोमट का पठार भी देखा था। भोमट का पठार भी हमने देखा था। मेवल भी हमने देखा था। हमने देखा गोगुंदा की पहाड़ियां, हमने देखा बिछामेड़ा की पहाड़ियां, हमने देखा देशहरों का मैदान, देशहरों का मैदान। तो इस प्रकार से हमने इस उदयपुर की पहाड़ियों में कुछ टर्म्स हमने देखे थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाकर प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं, राजस्थान जियोग्राफी बाई उमेश लाडूना। उसमें आप वो पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने सभी टॉपिकों के बारे में डिटेल से चर्चा की है। हमने इसके बाद हमने कुछ इसकी चोटी प्रमुख शिखर के बारे में भी चर्चा की थी। प्रमुख शिखर के बारे में भी हमने चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा था उदयपुर की पहाड़ियों का जो सर्वोच्च शिखर है वो जरगा चोटी है। कौन सा शिखर है? जरगा। जरगा शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1431 मीटर इसकी ऊंचाई थी। ये भी हमने देखा था। तो ये तो थी उदयपुर की पहाड़ियां। अब एक और हमने इसका उपभाग देखा था। कौन सा था? आबू खंड की पहाड़ियां। आबू खंड की पहाड़ी। आबू खंड के बारे में देखा हमने। दक्षिणी अरावली को जिन दो भागों में बांटा, उनमें एक तो था उदयपुर की पहाड़ियां, दूसरा कौन है? आबू खंड। कौन सा है? आबू खंड। तो आज हम देखेंगे इस आबू खंड के बारे में। ये जो आबू खंड है, इसको हम देखते हैं कौन से जिले में है ये? तो सिरोही में है। कौन से जिले में है? सिरोही में है। इसी आबू खंड की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर।
जो आबू खंड की ही नहीं अरावली की सर्वोच्च चोटी है, अरावली की ही नहीं राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है, अरे राजस्थान की ही नहीं मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी है, मध्य भारत की भी क्या है, सर्वोच्च चोटी है। तो अरावली के बारे में पूछा जा सकता है कि मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है। कौन है, गुरु शिखर है। यदि पूछा जाए उत्तरी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन, तो दो टर्म्स आएंगे उसमें, एक तो आएगा K2 गोडविन ऑस्टिन, गोडविन ऑस्टिन, जो कौन सी पर्वत श्रृंखला में है, तो काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में कौन है, K2 गोडविन ऑस्टिन, जो भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। यदि पूछा जाए हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन, तो कंचनजंगा, कंचनजंगा। ये कंचनजंगा कौन सी पर्वतों में है, तो हिमालय में है। हिमालय की भारत में सर्वोच्च चोटी कौन है, कंचनजंगा है। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो K2 गोडविन ऑस्टिन है। पूछा जाए कि हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, जो कौन से देश में है, नेपाल देश में। पूछा जाए नेपाल देश में इस माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, तो सागर माथा कहते हैं, सागर माथा इसको कहते हैं। कहाँ, नेपाल के अंदर। किसको, तो माउंट एवरेस्ट को, जो हिमालय की सर्वोच्च चोटी ही नहीं विश्व की सर्वोच्च चोटी है। विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट। विश्व का सर्वोच्च ऊंचा शिखर, ऊंचा बिंदु कौन है, तो माउंट एवरेस्ट है। कहाँ पर स्थित है, नेपाल देश में, हिमालय की पहाड़ियों में। नाम क्या है इसका, नेपाल में सागर माथा कहते हैं इसे। तो ये तो हमने देखा उत्तरी भारत की। बात करें दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी, दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी, तो दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है अन्नामलाई, अन्नामलाई, या इसको अन्नामुदई भी कहते हैं, अन्नामुदई भी कहते हैं। कहाँ पर है, तो ये है नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियों में है। इलायची कार्डामम की पहाड़ियां, उन पहाड़ियों में कौन सी चोटी है, अन्नामलाई या अन्नामुदाई, जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। इस प्रकार आप देख सकते हो भारत की कुछ सर्वोच्च चोटियों के बारे में। पूछा जाए उत्तरी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन, तो K2 गोडविन ऑस्टिन। कहाँ है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में। हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन, तो कंचनजंगा। कहाँ पे है, सिक्किम में। कौन से राज्य में है, सिक्किम राज्य में है। पूछा जाए हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद पूछा जाए कि ये कौन से देश में है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में है। नेपाल में इसका नाम क्या है, सागरमाथा। मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन, तो गुरु शिखर। कौन है, गुरु शिखर। कौन से राज्य में है, राजस्थान में है। आप राजस्थान को इतने हल्के में मत लीजिएगा। राजस्थान में मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी पहाड़ियों में, अरावली, जो विश्व की सबसे प्राचीन पहाड़ी है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला। कब बनी, इसके बारे में हमने पहले डिटेल से चर्चा कर ली थी। तो अरावली की पहाड़ियों में कौन सा शिखर है, गुरु शिखर, जो मध्य भारत का सबसे ऊंचा है। दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नामलाई या अन्नामुदई नीलगिरी की पहाड़ियों में है। यह तो थी कुछ एक्स्ट्रा सी जानकारी है। अब हम बात करेंगे आबू खंड के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आबू खंड के बारे में। तो मैं आशा करता हूं आपने इसका डायग्राम ड्रॉ कर लिया होगा। यदि नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आराम से बैठ करके इसको लिख लेना, क्योंकि छापना तो पड़ेगा, दिमाग में छापो चाहे कॉपी में छापो। अब हम देखते हैं आबू खंड की पहाड़ियों के बारे में, यहाँ की कौन सी भौगोलिक विशेषताएं हैं जिनके बारे में एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो RS का एग्जाम हो, चाहे स्टेट BCS का एग्जाम हो, चाहे अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो राजस्थान का, जिसमें राजस्थान का भूगोल मेंशन होता है, तो ऐसे क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। अरावली से कम 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। चाहे आप RS का एग्जाम देने जाओ, चाहे आप टीचर का एग्जाम देने जाओ, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, हीट लेवल का, चाहे CT में, तो इससे आएगा क्वेश्चन। राजस्थान के भौगोलिक विभाजन से कम 3 क्वेश्चन तो आपके किससे पूछे जाएंगे, इसी CT में पूछे जाएंगे, राजस्थान के भौगोलिक विभाजन से। उसके बाद जो टॉपिक आएंगे उनमें कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और आज शाम को हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्विज स्टार्ट होने जा रही है।
जिसमें आप सभी ज्यादा आमंत्रित हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े और क्वेश्चनों को सोल्व करके अपनी खुद की तैयारी को और बेस्ट बनाएं। शुरू करते हैं हम दक्षिणी अरावली में आबू खंड की पहाड़ियां। आबू खंड, तो आबू खंड के बारे में देखने वाले हैं किस प्रकार की इनकी भौगोलिक विशेषता है। तो आबू खंड है जो समुद्र तल से यदि इसकी ऊंचाई देखें, पहले देखें कौन से जिले में है, तो कौन से जिले में होगी, सिरोही में। अब राज्य मत पूछना कौन सा राज्य है। आबू खंड, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई आबू खंड है, इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है 1200 मीटर। कितने मीटर है, 1200 मीटर है। राजस्थान की सर्वोच्च चोटी भी इसी आबू खंड में स्थित है। पूछा जाए अरावली की सबसे ऊंची पहाड़ियां कौन से जिले में स्थित है, तो कौन से जिले में हो जाएगी, सिरोही जिले के अंदर। उसके बाद हम देखें यहाँ की संरचना कैसी है। संरचना कैसी है, तो सेलबर्ग टाइप में है, सेलबर्ग, या इसे कह सकते हैं बेथोलिथ। बेथोलिथ, ये बेथोलिथ टर्म क्या है, क्या शब्द है, इसके बारे में हम कभी फिजिकल जियोग्राफी के टॉपिक में चर्चा करेंगे जब हम ज्वालामुखी पढ़ रहे होंगे। ज्वालामुखी और ज्वालामुखी से निर्मित संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे ये बेथोलिथ के बारे में डिटेल से चर्चा। फिर आप एक बार के लिए इतना देख लो कि जब देखो ये हमारा भूतल है, भूतल है, भूमि के जो परपट्टी है, इसके नीचे ये मेगमा जैसे होता है, जो भूगर्भ के अंदर जो चट्टानें जब पिघल जाती है तो उनसे क्या बनता है, मेगमा बनता है। क्या बनता है, मेगमा। और ये जब मेगमा इन प्लेटों को तोड़ करके जब ऊपर आता है, क्योंकि जैसे ही तापमान बढ़ेगा, अब देखते हैं ना तापमान बढ़ता, हम आग जलाते हैं तो आग ऊपर की ओर जाती है कि नीचे की ओर, तो आग की लपटें हमेशा ऊपर की ओर जाती है। इसी प्रकार से जब इसके अंदर तापमान बढ़ेगा तो इनका जो गमन कहाँ से प्रारंभ हो जाएगा, ऊपर की ओर गमन प्रारंभ होता है। तो ये क्या करता है, यहाँ की जो प्लेटें होती है इनको तोड़ते हुए ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद ये ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाता है, और बाहर आने के बाद इसका नाम हो जाता है लावा। हम कहते हैं कि क्या हुआ, लावा निकला, किससे, ज्वालामुखी से। ज्वाला क्यों कहा, देखो ज्वाला किसे कहते हैं, ज्वाला आग को कहते हैं। इसको कहते हैं, आग का ही पर्यायवाची है ज्वाला, तो इसीलिए ज्वाला, ज्वालामुखी। मुख यानी कि मुंह है, जिससे ज्वाला, जिससे आग निकलती है वो मुख है, उसका नाम क्या हुआ, ज्वालामुखी हुआ। तो ज्वालामुखी से जब लावा निकलता है, कई बार क्या होता है, ये लावा ये जो मेगमा है इस भूप्रपट्टी को तोड़ नहीं पाता, इस भूप्रपट्टी को तोड़ नहीं पाता, और इसी में अंदर ही जमा हो जाता है इसका, इसी भूगर्भ के अंदर इसका जमाव होने लगता है। और कुछ यहाँ पे डोम शेप में, यानी जैसे गुबंदाकार संरचना बन जाती है, इनको तोड़ नहीं पाता भूप्रपट्टी को, इसके अंदर ये जमा हो जाता है और गुबंदाकार आकृति बना लेता है। कैसी आकृति, गुबंदाकार। मशरूम देखा है क्या आपने, मशरूम, मशरूम जैसी संरचना बन जाती है इसकी। तो इस मशरूम जैसी संरचना को क्या कहते हैं, बेथोलिथ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बेथोलिथ। इसमें कई संरचनाएं बनती है, जैसे एक का नाम होता है बेथोलिथ, एक का नाम होता है जैसे सिल, लेपोलिथ, डाइक। तो इस प्रकार से ये कई शब्द होते हैं जिनके बारे में हम कभी फिजिकल जियोग्राफी के टॉपिक सेशन में हम बात करेंगे इनके बारे में। अभी देख लो कि बेथोलिथ कैसे कहते हैं, तो जब मेगमा भूप्रपट्टी को तोड़ नहीं पाता और भूगर्भ के अंदर ही उसको गुबंदाकार ऊपर उठा करके भूमि को, तो यहाँ पे ऐसे अंदर ही जमा हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, बेथोलिथ कहते हैं, सेलबर्ग कहते हैं। इस प्रकार की यह संरचना है, कौन सी, ये जो आबू खंड की जो संरचना है वो कैसी संरचनाएं है, तो बेथोलिथ है। मैं आशा करता हूं यदि आपसे आरएस के एग्जाम में 25 से 50 के शब्दों में लिखने के लिए कह दे तो आप इसके बारे में लिख पाओगे। इतनी मैं गारंटी देता हूं कि आप इसके बारे में इतना लिख पाओगे यदि आपने इस चीज को अच्छी तरह से समझा है। और यदि नहीं समझे तो हम इसको कभी भौतिक भूगोल के सेशन में चर्चा करेंगे, भौतिक भूगोल के सेशन। फिजिकल जियोग्राफी का जब हम सेशन प्रारंभ करेंगे उसमें देखेंगे ज्वालामुखी क्या होता है, किस प्रकार से प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी बनती है जिसमें ज्वालामुखी का निर्माण होता है, किसे भूकंप आते हैं, कैसे पहाड़ बनते हैं, वो सारा हम इस भौतिक भूगोल में देखने वाले हैं। उसमें हम इन सभी शब्दों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। एक एक शब्द पर कम से कम हम 100 शब्द लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये तो बात है, आबू खंड की संरचना कैसी है, तो कैसी हो जाएगी, बेथोलिथ हो जाएगी। कैसी संरचना हो जाएगी, बेथोलिथ हो जाएगी। अब देखें कि राजस्थान में जो सर्वोच्च शिखर है वो इसी में स्थित है, ये तो हमने बात कर लिया। तो इसमें क्या है, राजस्थान का सर्वोच्च जो बिंदु है माउंट आबू, वो कहाँ पे स्थित है, इसी आबू खंड में है, तो वो हम लिख लेते हैं।
राजस्थान का सर्वोच्च बिंदु कौन है? माउंट आबू। माउंट आबू जो कहाँ पे स्थित है? तो इसी आबू खंड में स्थित है। इसी आबू खंड में स्थित है। ये जो माउंट आबू है, यहाँ बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। इसीलिए जो कर्नल जेम्स टोड जो थे, कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, तो कर्नल जेम्स टोड ने माउंट आबू को हिंदुओं का ओलंपस कहा। हिंदुओं का ओलंपस कहा। ओलंपस यानी सर्वाधिक मंदिरों वाला स्थान, एक धार्मिक स्थान जहाँ हिंदुओं के सर्वाधिक क्या है? मंदिर है। यहाँ बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। हमने कई मंदिरों के बारे में देखा। तो इस यहाँ पे जो माउंट आबू में बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, बहुत सारे तीर्थ स्थल है, बहुत सारे ऋषि यहाँ पे क्या करते थे? तपस्या करते थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कर्नल जेम्स टोड ने इस माउंट आबू को क्या कहा है? तो क्या कहा? हिंदुओं का ओलंपस कहा है। तो ये तो इसके बारे में कुछ बातें थी। अब हम देखने वाले हैं यहाँ के कुछ पठार कौन कौन से हैं, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, कौन कौन से सर्वोच्च यहाँ के शिखर हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो पहले हम देखने वाले हैं यहाँ के कौन कौन से पठार हैं। तो हम पठारों के बारे में देखने वाले हैं। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपने लिख ली होगी या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लो, थम्स अप कर दो ताकि हम आगे बढ़ पाए। अब हम देखने वाले हैं यहाँ के कुछ पठार, आबू खंड के कुछ पठार, जिसमें से एक पठार का नाम है उड़िया का पठार। कौन सा पठार है? उड़िया का पठार। हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि पठार कहते किसे हैं। पठार एक ऐसी संरचना होती है जो भूमि से उठा हुआ भूमि से उठा हुआ भाग जो किस आकृति में होता है? मेज की आकृति में होता है, और जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी होती है? औसतन 600 मीटर होती है। औसतन 600 मीटर होती है। इससे ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, लेकिन इसका आकार कैसा होगा? मेज की आकृति का होगा। ऐसा भूमि का उठा हुआ भूभाग जिसकी आकृति मेज की तरह हो। यदि इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से होगी, शंकुनुमा, तो ये क्या कहलाएगा? पहाड़ कहलाएगा, माउंटेन कहलाएगा, पर्वत कहलाएगा। और अगर इसी की आकृति यदि से ऊपर से चपटी होगी तो ये क्या कहलाएगा? पठार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पठार कहलाएगा। तो हमने देखा पठार किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हमने पिछली क्लास में चर्चा की है। आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप वो वीडियो देख सकते हो। तो अब हम देखने वाले हैं उड़िया का पठार कहाँ पर स्थित है। तो ये जो उड़िया का पठार है आबू खंड में स्थित है। आबू खंड में स्थित है, सिरोही जिले में स्थित है। सिरोही जिले में स्थित है। सिरोही जिले में स्थित पठारी भूभाग जिसे क्या कहते हैं? उड़िया का पठार कहते हैं। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। राजस्थान का कैसा पठार है? सबसे ऊंचा पठार है। अब यदि पूछे इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। 1360 मीटर। 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। पठारी भूभाग है, सिरोही जिले में स्थित है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। आ गई होगी बात समझ में? जी आ गई तो थम्स अप कर दो और हम देखने वाले हैं आगे। तो इसके बाद हम देखेंगे गुरु शिखर के बारे में। यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर। तो इसके बारे में देखेंगे। राजस्थान, अरावली और मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो ये गुरु शिखर है। ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1722 या 1727 मीटर। आशा करता हूँ ये दोनों कहानियां आपको पता होगी। 1727 मीटर क्यों है और 1722 मीटर क्यों है? हमने बात की थी कि गुरु शिखर को या माउंट आबू को कर्नल जेम्स टोड ने हिंदुओं का ओलंपस कहा। ये भी हमने देखा है। तो गुरु शिखर का एक नाम और भी है जो कर्नल जेम्स टोड ने दिया। कर्नल जेम्स टोड ने इसको एक और नाम भी दिया। क्या नाम दिया? संतों का शिखर। संतों का शिखर।
गुरुओं का शिखर या संतों का शिखर, हिंदुओं का ओलंपस किसे कहा जाता है? इसी गुरु शिखर को कहा जाता है। गुरु शिखर का एक और नाम कौन सा है? तो संतों का शिखर। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा आबू खंड में जो पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। और हमने किसके बारे में देखा? तो गुरु शिखर के बारे में देखा। अब हम देखने वाले हैं इसमें कुछ और जो पहाड़ियां कौन कौन सी है, उनकी चोटियां कौन कौन सी है, वो देखेंगे। अब इसमें देखेंगे कुछ और यहाँ की क्या विशेषता है। यहाँ पे कुछ चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पे कुछ चट्टानें हैं, वो चट्टानें कौन सी है वो भी देखने वाले। इसी माउंट आबू पर एक झील बनी हुई है। आबू खंड में इस माउंट आबू के ऊपर, गुरु शिखर के ऊपर एक झील बनी हुई है जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। नाम क्या है? नक्की झील। कौन सी झील है? नक्की झील है राजस्थान की सबसे ऊंची झील। राजस्थान की एकमात्र झील जिसका पानी सर्दियों में जम जाता है। आप यहाँ पे ग्लेशियर देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? ग्लेशियर देख सकते हैं। अब देखो नक्की झील ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, एकमात्र झील जिसका पानी सर्दियों में जम जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है, किंवदंतियों के अनुसार इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से किया। देवताओं ने नाखूनों से। कहा जाता है कि कहानियों में कहा जाता है ये जो नक्की झील है इसको किसने बनवाया? तो देवताओं के नाखूनों से। देवताओं ने अपने नाखूनों से एक झील का निर्माण किया है। किस कौन सी झील है ये? नक्की झील है। देखो ये तो किंवदंतियां हैं, इनके कोई प्रमाण नहीं है। हमें जो प्रमाण मिलता है भौगोलिक परिणाम, इसका भौगोलिक स्वरूप कैसा है, भूगोल के हिसाब से। जैसे वैज्ञानिकों ने इसके बारे में चर्चा की है, कुछ भूगोलवेताओं ने इसके बारे में जो चर्चा की है, उन्होंने क्या कहा है कि इस नक्की झील का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। किससे हुआ है? ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी से इसका निर्माण हुआ है, इसीलिए हम इसको कार्लडेरा झील भी कह सकते हैं। कार्लडेरा झील। ये कार्लडेरा क्या होता है? झील, इसके क्रेटर झील क्या होता है, कार्लडेरा क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम अपवाह तंत्र पढ़ रहे होंगे, जिसमें हम झीलों के बारे में पढ़ रहे हैं। हम इन सभी झीलों के बारे में देखेंगे। क्रेटर झील क्या होती है, कार्लडेरा झील क्या होती है, सबके बारे में देखेंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो भौगोलिक स्वरूप इसका कैसा है, कार्लडेरा। अब ऐसा हो सकता है कि कोई एक बार कोई ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा, जिसमें इस प्रकार से कोई ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। तो क्या हुआ, जब ये ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, जब ये ठंडा हो गया ज्वालामुखी, इसमें जो लावा था, जो मेग्मा था, जो जम गया था, तो कुछ इस प्रकार से ऊपर संरचना बन गई होगी कटोरे नुमा। अब जैसे इसके कटोरे नुमा बन गई होगी, जैसे ही यहाँ पे बारिश आती है, आंधी आती है, कुछ ऐसे इसके अंदर मिट्टी भर गई होगी। तो कुछ ऐसे जो लोक देवता जिन्हें कहते हैं, देवताओं ने क्या किया होगा, यहाँ से इस मिट्टी को बाहर निकाला होगा। मिट्टी को बाहर निकाल दिया तो ये क्या बन गई? एक झील टाइप बन गई, कटोरे नुमा बन गया। ऐसे एक झील नुमा आकृति बन गई होगी। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि देवताओं के नाखूनों से इस झील का निर्माण किया गया है। बाद में जैसे यहाँ पे बारिश हुई तो इसमें पानी जमा हो गया। पानी जमा होने से क्या हो गया, ये एक झील बन गई। इसी को कहते हैं क्रेटर झील। क्रेटर झील, इसी को कार्लडेरा कहते हैं। तो इस प्रकार की होती है क्रेटर झील या कार्लडेरा झील। तो ये तो झील है कौन सी? नक्की झील। अब बाद में क्या बात आती है, नक्की झील पर कुछ चट्टानें स्थित है। क्या स्थित है? चट्टानें, जो हम कह सकते हैं कि गुरु शिखर पर स्थित है, या हम कह सकते हैं माउंट आबू में स्थित है। तो इसी आबू खंड में कुछ चट्टानें स्थित है, जिनके नाम, उनकी आकृतियों को जब हम देखते हैं, हमें जिस प्रकार की आकृतियां दिखाई देती हैं, उसी प्रकार के उनके नाम रखे गए हैं। तो एक इसमें है टोड रोक। टोड रोक। टोड रोक का मतलब है कि एक ऐसी चट्टान होगी जिसका आकार कैसा होगा, मेंढक की जैसा हमें दिखाई दे रहा होगा। देखने से ऐसी लगेगी जैसे कोई मेंढक बैठा है। तो उसी मेंढक के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया, टोड रोक। एक इसके अंदर एक चट्टान है जिसका नाम है नन रोक। नन रोक। जैसे एक पनिहारी पानी लेने जाती है, उसी प्रकार की आकृति यहाँ पे दिखाई देती है चट्टान के अंदर। इसीलिए उस चट्टान को क्या कहता है, क्या कहते हैं, नन रोक कहते हैं। इसी के अंदर एक चट्टान है जिसकी आकृति है कपल जैसी। कोई ऐसा लगता है
जैसे कोई जोड़ा बैठा हो वहाँ पे, तो उसी प्रकार इसको क्या कहते हैं, कपिल रोक भी कहते हैं। तो ऐसी कुछ रोक यहाँ पे चट्टाने यहाँ पे स्थित है, कहाँ पे, इसी आबू खंड के अंदर है, नक्की झील के किनारे, नक्की झील के आसपास स्थित है, गुरु शिखर या माउंट आबू में ये स्थित है। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो आबू खंड में ये कुछ चट्टाने हैं ये भी हमने देखी। तो मैं आशा करता हूँ आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। हम आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली सेशन में चर्चा करेंगे यहाँ की कुछ पहाड़ियों के बारे में और नया टॉपिक शुरू करेंगे। धन्यवाद।